गुड मॉर्निंग। आज अपन 12th बायोलॉजी के अंदर 6th चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें अपने पादप में जल अवशोषण के मार्ग की बात की थी लास्ट, और जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी। आज अपन पढ़ेंगे रसारोहण के बारे में। रसारोहण की कल अपन ने परिभाषा पढ़ ली थी कि भाई रसारोहण क्या होता है, एसेंट ऑफ शेप क्या होता है, इसकी बात अपन ने कर ली थी कल। ठीक है, आज इसके आगे अपन चर्चा करेंगे कि भाई रसारोहण है क्या है, इसे कैसे पता चला, रसारोहण का मार्ग क्या होता है, इसी बात करेंगे। तो रसारोहण क्या होता है, देखिए वहाँ सुन लीजिए आप कि भाई मृदा से जल मूलरोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक यानी भागों तक पहुँचता है, उसे क्या कहते हैं, आपके स्थानांतरण को रसारोहण कहते हैं। क्या है कि जो जल है वो आपके मूल में किससे, आपके मूलरोम से किधर जाएगा, आपकी ये अन्य जल ऊपरी भागों में अन्य अंगों तक जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपके रसारोहण कहलाता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं जल का जड़ से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादप के ऊपरी भागों तक या पादप के वायु भागों तक जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। आपको जो अच्छी लगे दोनों में से कोई भी परिभाषा याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। तो शुरुआत पढ़ा था कि पौधों में जल का स्थानांतरण है, आपको पता है पौधों के अंदर जल का जो स्थानांतरण है पौधों में क्या है, जो जल का स्थानांतरण है इसमें कौन योगदान देता है, जाइलम देता है। जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल का स्थानांतरण होता है, खनिजों का स्थानांतरण होता है। तो इसे रसारोहण के अंदर क्या होगा, आपके जाइलम तत्वों का जो विशेष रूप से कौन सी वाहिका और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। तो जाइलम में किसके द्वारा, तो वाहिका तथा वाहिनिकाओं के द्वारा क्या होता है, आपके जल स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा। तो रसारोहण का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा आपने कि जल का है आपके जड़ से मूलों से होते हुए पादप के ऊपरी भागों तक या अन्य अंगों तक जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपके रसारोहण कहलाता है। अब देखिए अपन कि रसारोहण की जो क्रिया होती है, इस रसारोहण के मार्ग की बात करते हैं कि रसारोहण का मार्ग क्या है। देखिए इसकी बात करते हैं कि रसारोहण का मार्ग क्या है। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, क्या करते हैं, प्रयोग इसको समझने के लिए मार्ग क्या है, कौन से भाग योगदान देते हैं, इसके लिए प्रयोग क्या है कि अपन एक बालसम पादप है जो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं कि कनाडा बालसम जो है, कनाडा बालसम की पादप की मूल या जड़ एक ही बात है कि पादप की मूल या जड़ जो होती है, इसको क्या करते हैं, काट कर इसके कट्टे सिरे को क्या करते हैं, मूल को काटते हैं, और काटने का जो कटा सिरा है क्या करते हैं, इस कटा सिरे को जो होता है कि कटा सिरा है, इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख दीजिए, कट्टे सिरे को क्या करते हैं अपन, सेफ्रनिन। आपको पता है सेफ्रनिन एक लाल रंग का रंजक है, अभिरंजन करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सेफ्रनिन के विलयन में 2 या अधिक घंटों तक डुबो कर रखते हैं। क्या करते हैं, कनाडा बालसम पादप की जड़ लेते हैं, उसको काटते हैं, उसके कट्टे सिरे को क्या करते हैं, सेफ्रनिन के विलयन में 2 या से अधिक घंटे तक डुबो कर रखते हैं। फिर क्या होगा कि सेफ्रनिन एक लाल रंग का अभिरंजक है, अपन इस चीज को आप जानते हैं, जो केवल लिग्निन युक्त उत्तकों लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका जमाव होता है, जिसकी वजह से कोई चीज कठोर हो जाती है,
तो लिग्निन युक्त पदार्थों, लिग्निन युक्त पदार्थ कौन से, जाइलम और दृढ़ोतक, जाइलम दृढ़ोतक कह सकते हैं, फ्लोएम दृढ़ोतक कह सकते हैं, एक ही बात है। तो जाइलम और दृढ़ोतक जो उसको अभिरंजित करता है, किसको करता है सिर्फ, ये अभिरंजित करता है। किसको अभिरंजित करेगा, लिग्निन युक्त मतलब जाइलम और दृढ़ोतक को क्या करता है, अभिरंजित करता है। कौन, सेफ्रेनिन। ये क्या है, लाल रंग का अभिरंजक है, लाल रंग का अभिरंजक। ठीक है सब। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 2 घंटे रखने के पश्चात क्या होता है, बालसम की पत्तियों की सिरा लाल दिखाई देने लगती है। क्या करते हैं कि जो आपकी कनाडा बालसम है, तो इसकी पत्तियां क्या दिखाई देने लग जाती है, सिरें, जो पत्तियों की सिरें वो लाल दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में पत्ती पर्णवृंत और शाखा के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर सेफ्रेनिन का लाल रंग केवल जाइलम नलिकाओं में ही दिखाई देता है। अतः इस प्रयोग से क्या स्पष्ट होता है कि पापों के सेवन के लिए केवल जाइलम उत्तक ही जिम्मेदार है। कि इनको क्या करते हैं, कनाडा बालसम इसके जल के टुकड़े को काट लिया, ठीक है, इसको अपन ने क्या कर दिया, आपके सेफ्रेनिन के घोल में डुबो दिया। फिर इसको अपन ने क्या किया कि कुछ समय के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो अपन ने ये देखा कि भाई जो आपके जो पत्तियां होती है, 2 घंटे बाद देखा कि कनाडा बालसम की जो पत्तियां हैं, जैसे पत्ती, ये पत्ती होगी, ये पत्ती की मध्य शिरा होगी, ये शिराएं होगी। तो पत्ती की जो ये शिराएं थी ये क्या दिखाई दी थी, अभिरंजित दिखाई दी, लाल रंग की दिखाई दी। ठीक है, और इस अवस्था में क्या किया गया, पत्ती, ये पत्ती होगी, ठीक है, और ये आपके पर्णवृंत हो गया, ठीक है, पत्ती हो गई और ये पर्णवृंत हो गया, ठीक है, और पत्ती का पर्णवृंत किया, शाखा का क्या किया, अनुप्रस्थ काटा गया। पर्णवृंत, पत्ती खुद है ये, और शाखा मान लीजिए, इसका क्या किया गया, अनुप्रस्थ टीएस सेक्शन काटा गया, ठीक है। और सूक्ष्म दृष्टि में देखने पर क्या दिखाई दिया कि इसके अंदर जो आपके सेफ्रेनिन का लाल रंग सिर्फ जाइलम नलिकाओं में दिखाई दिया, कि जो पत्ती के अंदर जाइलम भाग था उसी के अंदर आपके लाल रंग दिखाई दिया। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि रसावरण के लिए केवल क्या है, जाइलम उत्तक ही जिम्मेदार है, बाकी अन्य कोई उत्तक जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रसारोहण का मार्ग, कि रसारोहण के मार्ग में क्या योगदान देता है, जाइलम ही योगदान देता है। अपन इस प्रयोग को एक दोबारा पढ़ लिया कि बालसम पादप की जड़ है, उसको मूल को अपन काटते हैं, ठीक है, इस कटे सिरे को सेफ्रेनिन के घोल में रखते हैं, ठीक है, और रखने के बाद आपके 2 घंटे तक रखते हैं। इसके बाद देखते हैं तो क्या होता है, आपके ये जो पत्ती देखते हो तो पत्ती की सिराएं लाल हो जाती है। फिर इसका सेक्शन कट करते हैं, पत्ती का पर्णवृंत का शाखा का, तो देखते हैं तो जाइलम नलिकाएं होती है, वही क्या होती है, आपके लाल होती है, अभिरंजित होती है। इससे सिद्ध होता है कि भाई जाइलम जो है वो क्या कार्य करता है, आपके रसारोहण में योगदान देता है। ठीक है, अब रसारोहण की क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में क्या सिद्धांत दिए गए हैं, अब उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया आपके, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। कनाडा बालसम का अपन यूज किया है। अब आप आगे देखिए। आपने अगली हेडिंग किया रसारोहण की क्रियाविधि। कि रसारोहण जो है इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनकी बात करेंगे। रसारोहण की क्रियाविधि। ठीक है, रसारोहण की क्रियाविधि की बात लेते हैं आप कि रसारोहण के दौरान वृक्षों में गुरुत्व के विपरीत जल के काफी ऊंचाई तक चढ़ने की क्रियाविधि स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए कि भाई अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई जल है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, जल जैसे जमीन के अंदर होता है गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, इसके विपरीत जल को ऊपर चढ़ाना है पादप के सभी भागों तो बहुत ऊंचाई तक। तो इसको समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। उसमें आपके पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत है, जैव बल सिद्धांत। दूसरा है आपके मूल दाब सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत। तीसरा है आपके भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत, भौतिक बल सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य, उनकी चर्चा करें। तो जैव बल जो सिद्धांत इसकी बात करते हैं, तो जैव बल सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार देखिए बाकी को मिटा देते हैं, 2 और 1 को लिखते हैं। जैव बल सिद्धांत की बात करते हैं
कि जैव सिद्धांत क्या कहता है, ऐसे अनुसार क्या है कि रसारोहण जो है तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न जैव बलों द्वारा होता है। कि वही जो जैव सिद्धांत ये कहता है कि जो आपके रसारोहण, रसारोहण मतलब जल का ऊपर चढ़ना, रसारोहण, तो रसारोहण की क्रिया क्या है, जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं में होने वाली, जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं, जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न जैव बलों की वजह से होती है। उत्पन्न जैव बलों, जैव बलों जीवित भागों के द्वारा उत्पन्न, जो आपके दाब है, बल, उसके द्वारा होती है, जैव बलों द्वारा होती है। देखिए सिंपल सा है इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत क्या कहना चाहता है, इस सिद्धांत कहता है कि जो रसारोहण की क्रिया, रसारोहण मतलब जो जल है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सभी भागों तक पहुंचना, ऊपर तक, उसे बोलते हैं रसारोहण। तो रसारोहण की जो क्रिया होती है वो जीवित कोशिका के द्वारा होगी, पहली बात तो ये। और जीवित कोशिका की वजह से जो दबाव, दाब, बल उत्पन्न होगा वही क्या करता है, जल को ऊपर चढ़ता है। आपको पता है सिंपल सा, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बिना किसी आपके बाह्य पदार्थ की सहायता से जल को ऊपर चढ़ाना एक बहुत बड़ी सोच है। आपने सोचा तो सिंपल सी वजह से अपने घर पे पानी चढ़ाना होता है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जो पानी टंकी रखी होती है बाथरूम के लिए, तो वहाँ पे पानी अपन नॉर्मली नहीं चढ़ा सकते जो ना आपके सीधा आता है, उसको अपन मोटर की सहायता से चढ़ाना पड़ता है। आप सोचो वही चीज़ है कि पादप भी ऊपर है, कम से कम इतना अपने फर्स्ट फ्लोर जितना तो होता ही, ज़्यादा ही होता है, उसके वहाँ ऊपर पहुँचाना वो भी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो कैसे पहुँचता है इसको सीधा, इसको समझाने के लिए अलग सिद्धांत देखे। तो जैव बल सिद्धांत क्या कहता है कि रसायनों की जो क्रिया है वो जीवित कोशिकाओं द्वारा होगी, पहली बात तो ये। और जीवित कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, उत्पन्न जो दाब है, बल है, वही दाब जो बल है वो लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोशिकाओं में क्या होता है, जल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए इसके पक्ष में, ठीक है, किस किस के सिद्धांत, इसमें पहला सिद्धांत आपका आता है गोडेलेवस्की का, गोडेलेवस्की, इसकी बात करते हैं। ये क्या कहता है सिद्धांत गोडेलेवस्की, क्या कहता है कि इसके अनुसार सिद्धांत रिले पंप का सिद्धांत देगा। क्या सिद्धांत देगा, रिले पंप सिद्धांत। यहाँ आपके डिटेल में नहीं है, आप यदि मान लीजिए आगे जाके ग्रेजुएशन करते हैं या मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे नीट फीट की, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो रिले पंप जो सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था, तो रिले पंप सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जा किरणें जो होती है, कि जाइलम मर्दूतक बोलते से, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा आपको विलंब तो पढ़ा हुआ है ये, पेरेन्काइमा, पोलेन्काइमा है ना, स्क्लेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जा किरणें, मज्जा किरणें भी पढ़ चुके हैं अपन, पित्त रेस कहते हैं जिसे, जब अपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी जड़ की आंतरिक संरचना आपके बीजपत्ती के बीच, तो उसमें पढ़ा था मज्जा के बीच में जो आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं, सेवन के बीच में जो पोर्शन होता है जाइलम होता है, इससे जो किरणें निकलती है, ठीक है, आपकी रेस निकलती है, उसे जाइलम मज्जा किरणें कहते हैं। तो ये मज्जा किरणें जो है कि जीवित कोशिकाओं के द्वारा, ये दोनों क्या जीवित भाग है, तो जीवित इनके द्वारा क्या है, ये जीवित भाग है, तो इनकी जीवित कोशिकाओं द्वारा, इनों की जीवित कोशिकाओं द्वारा, देखिए सिद्धांत का मेन हेडिंग है जीवित कोशिका, तो ये जीवित कोशिकाओं का ही उपयोग करेंगे। तो जीवित कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, प्राशन दाब, जीवित कोशिकाओं के द्वारा प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, बार बार परिवर्तन होते हैं, आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से जल क्या, जिसकी वजह से क्या होता है, रसारोहण की क्रिया होती है। आप सोचिए ये कथन सत्य नहीं, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा मर्दूतक और मज्जा किरणों की वजह से जल ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, प्राशन दाब की आवर्ती कितनी बार हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रिले पंप सिद्धांत जो गोडेलेवस्की ने दिया गया था, इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार जो रसारोहण की क्रिया है वो जाइलम पेरेन्काइमा व मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं के द्वारा प्राशन की आवर्ती परिवर्तन की वजह से रसारोहण की क्रिया होती है। किसने सिद्धांत दिया, गोडेलेवस्की। इसके सिद्धांत का क्या नाम था, रिले पंप सिद्धांत। ये किसी सिद्धांत के अंदर आता है, जैव बल सिद्धांत के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सिद्धांत जो आपके भारतीय विज्ञान सर जेसी बोस के द्वारा दिया गया उसकी बात करते हैं। ये भी जैव बल सिद्धांत के अंदर ही आता है, सर जेसी बोस का सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत इसका आ गया आपके सर जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। ये क्या कहते हैं, सुनिए आप, इनके सिद्धांत को क्या कहा गया, स्पंदन का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे ये नाम, स्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था, सर जेसी बोस ने। किसका भाग है, जैव बल सिद्धांत के अंदर आता है। किसको समझाने के लिए, रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए दिया गया था। सर जेसी बोस क्या कहते हैं, देखिए आप, कि सर जेसी बोस के अनुसार जो स्पंदन सिद्धांत, इसके अनुसार क्या है कि स्पंदन सिद्धांत के अनुसार कि पौधों में रसारोहण जो होता है तने की वलकुट की सबसे भीतरी प्रति कोशिकाएं जो अंतःस्त्वचा के संपर्क में होती है,
इसमें लगातार एक स्पंदन होता है जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। और उन्होंने अपना प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ पादप पर किया था। तो पहला भाग इन्होंने अपना प्रयोग किस पादप पे किया, तो प्रयोग किया था भारतीय टेलीग्राफ पादप। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डेस्मोडियम गायरेंस। क्या कहा जाता है, डेस्मोडियम गायरेंस। ये हो गया साहब, किस पे प्रयोग किया, क्या कहा इन्होंने कि भाई सिद्धांत अनुसार क्या है कि रसारोहण की जो क्रिया है इसकी तने की वलकुट की सबसे भीतरी, तने की वलकुट की सबसे भीतरी परत कौन सी आपके, सबसे भीतरी परत है आपके अंतस्त्वचा के संपर्क में होती है। किसके, एंडोडर्मिस बोलते हैं, अंतस्त्वचा। ठीक है, इस अंतस्त्वचा के जो संपर्क में है आपके, ठीक है, इसके कारण इसमें क्या होता है, लयबद्ध, लगातार नियमित लयबद्ध क्या होता है, स्पंदन। स्पंदन जैसे अपन बोलते हैं हृदय की स्पंदन, धड़कना एक प्रकार से हार्ट बीट से करते स्पंदन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जल ऊपर चढ़ता है। ये सिद्धांत किसका था, सर जेसी बोस का था। क्या कहते, किस पे किया था, भारतीय टेलीग्राफ पादप पे इन्होंने अध्ययन किया था। क्या बताया कि पादप के जो रसारोहण की क्रिया के लिए जो पौधे का तने की वलकुट का सबसे आंतरिक परत जो अंतस्त्वचा के संपर्क में होती है, इसमें लगातार नियमित रूप से स्पंदन होता है, जिसकी वजह से आपके रसारोहण की क्रिया होती है। तो इसमें क्या वर्ड दिया गया, स्पंदन का सिद्धांत तो ध्यान रखना, लयबद्ध स्पंदन, लगातार। ठीक है, और तीसरा इसमें और प्रयोग दिया गया था स्टार ब्रजर का, जिसे बोलते हैं स्टार बर्गर बोला जाता है, स्टार्स बर्गर। ब्रजर क्यों है, कि इंग्लिश में इसको क्या है, जी है, इसको घे और जे दोनों का उच्चारण के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो इनके अनुसार क्या है कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनकी उपस्थिति इस क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा कि जीवित कोशिकाएं जरूरी नहीं हो सीधा आपके रसारोहण में योगदान दे, लेकिन ये रसारोहण की क्रिया में क्या करते हैं, आपके इनकी उपस्थिति जरूरी है, एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। तो ये इनका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे तो तीनों ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो सर्वमान्य सिद्धांत है वही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन सर जेसी बोस के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, स्पंदन का सिद्धांत। किस पे अध्ययन किया, क्या बताया, ठीक है, कि भाई तने की सबसे वलकुट की सबसे आंतरिक अंतस्त्वचा के संपर्क में जो कोशिकाएं पाई जाती है लयबद्ध स्पंदन होता है, जिसकी वजह से स्टार बर्गर क्या कहता है, जरूरी नहीं है कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिका ही आपके रसारोहण की क्रिया से सीधा संबंध रखे, इनकी उपस्थिति ही एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है रसारोहण की क्रिया के लिए। तो इसका कोई मतलब नहीं, इसने अपने ऐसी टांग फंसा ली बीच में, बस ये कह दिया भाई जीवित कोशिका का नाम ले लिया ताकि इस सिद्धांत पे लिया गया। तो जैव सिद्धांत किस पर आधारित है, मुख्य इसका पॉइंट क्या है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा रसारोहण की क्रिया विधि होगी। दूसरा है मूलदाब सिद्धांत, ये क्या कहता है इसकी बात सुनिए आप। दूसरा सिद्धांत कौन सा आया, मूलदाब सिद्धांत, मूलदाब का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत, क्या देखिए कि पेरेंकाइमिक कोशिकाएं, या ऐसे समझ लीजिए पेरेंकाइमिक, आपको किसी को डाउट हो तो मर्दुत्व की कोशिकाएं, ये जीवित कोशिकाएं होती है। तो मर्दुत्व की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है, लचीली प्रकृति की होती है। अपन पढ़ चुके हैं क्लास में, सभी 10 पॉइंट डिस्कस किए थे। तो इन कोशिकाओं में क्या होता है, जल या विलयन प्रवेश से इनकी कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है और वह पुनः अपनी सामान्य स्थिति मानने का प्रयास करती है। कि क्या होगा कि भाई जो मर्दुत्व की कोशिकाएं होती है, मर्दुत्व की कोशिका, समझ लीजिए, मैं आपको पूरी लाइन टू लाइन समझा देता हूं कि मर्दुत्व की कोशिका है, इसकी जो कोशिका भित्ति है कैसी होती है, लचीली होती है। कोशिका भित्ति होती है और लचीली होने की वजह से क्या होता है, ये जल विलयन में क्या करता है, प्रवेश करेगा। तो इनमें क्या करेगा, जल प्रवेश करेगा, विलयन प्रवेश करेगा। तो जल प्रवेश करेगा तो इनमें क्या होगा, एक तनाव उत्पन्न होता है। क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, किसमें, मर्दुत्व की कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव उत्पन्न होने के बाद ये वापस क्या करती है, पुनः सामान्य स्थिति मानने की कोशिश करती है, पुनः सामान्य स्थिति मानने की कोशिश आने की कोशिश करती है। ठीक है, ये क्या करती है, पुनः सामान्य स्थिति मानने की क्या करती है, आपकी कोशिश करती है। और इस प्रक्रिया में कोशिका में उपस्थित द्रव्य पर धनात्मक दाब पड़ता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका से द्रव्य की कुछ मात्रा निकलकर वाहिकाओं में आ जाती है। इस द्रव्य के कारण वाहिकीय तत्वों पर उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। या दूसरे अपन एक लाइन में समझने इसका कि जाइलम वाहिकाओं के जाइलम वाहिकाओं के रस में, जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले
धनात्मक दाब, धनात्मक दाब भी क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। परिभाषा पूछी जा सकती है मूल दाब किसे कहते हैं? तो देखो मूल दाब की एक परिभाषा तो ये होगी सिंपल सी कि जो जाइलम वाहिकाएं होती है, आपको पता है जाइलम में 4 भाग, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम ऊतक और जाइलम जड़ोतक, ये लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जाइलम वाहिकाओं के रस में, वे जाइलम वाहिकाओं में क्या होता है? जो जल जाता है, कोई भी पदार्थ जाता है, रस जाता है, तो उस रस में पाए जाने वाला जो धनात्मक दाब होता है उसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। और दूसरा क्या था कि भाई अपने क्या पढ़ा था कि भाई मर्दत्व की कोशिका होती है, इनकी कोशिका भी लचीली होती है, इनमें जल प्रवेश करता है। तो जल प्रवेश करेगा तो ये क्या करती है? जल प्रवेश करने में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव क्यों उत्पन्न होता है? ताकि पुनः वापस क्या उसके सामान्य स्थिति में आने के लिए क्या करती है? तनाव उत्पन्न होता है। तो ये तनाव उत्पन्न सामान्य स्थिति में आती है, इस कोशिका में क्या होता है? द्रव्य जो होता है वो क्या करता है? जो अंदर गया वो एक धनात्मक दाब उत्पन्न करता है, और ये धनात्मक जो दाब है वो आपके कोशिका द्रव्य से निकलकर कहाँ आ जाता है? वाहिकाओं में आ जाता है। और वाहिकाओं से वाहिका तत्वों जो दाब उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? फिर मूल दाब कहते हैं। ये अपन सिंपल से एक लाइन में समझे, ठीक है? इतनी पूरी प्रोसेस नहीं समझकर ये सिंपल सा। तो जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को क्या कहते हैं? मूल दाब। इच्छा हो जो समझ लीजिए। देखो वापस इसको मैं वापस बता देता हूँ, किसी को डाउट नहीं रहे कि भाई मूर्धत्व की जो कोशिका होती है इनकी कोशिका भित्ति लचीली होती है। कोशिका भित्ति लचीली, मुलायम, मूर्धत्व का मतलब होता है मुलायम कोशिका, ध्यान रखें आप। स्थूल गुण होता है ना तो मुलायम ना तो कठोर, जरूरत है मतलब कठोर। तो इनकी कोशिका भित्ति मुलायम होती है, लचीली होती है, तो जल प्रवेश करता है, ठीक है? मुलायम चीज जो हर कोई जो कोमल है तो उनको उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो जल प्रवेश करेगा। तो जल प्रवेश करता है तो कोशिका में आपको पता है, आपने पढ़ा था, टर्गर प्रेशर पढ़ा था, ठीक है? एक दाब उत्पन्न होता है जिसकी वजह वो क्या होती है? तनाव की स्थिति में आते हैं। और तनाव आता है तो वापस क्या करेंगे? दाब लगा के वापस क्या करेंगे? सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। तो ये सामान्य स्थिति में आती है जब क्या करते हैं? जो द्रव्य होता है, जो जल आया है, जो द्रव्य है अंदर, कुछ कोशिका द्रव्य है, ये क्या करता है? एक धनात्मक दाब उत्पन्न करता है। तो ये धनात्मक दाब उत्पन्न होता है, ये कोशिका द्रव्य से जो कुछ मात्रा निकल कहाँ चली जाती है? आपके वाहिकाओं में चली जाती है। तो वाहिकाओं में जो ये दाब उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। और मूल दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखना कि जो मूल दाब होता है इसको किससे मापा जाता है? मूल दाब को आपके मैनोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखेंगे, मैनोमीटर। एग्जाम के हिसाब से पूछा सकता है मूल दाब को किससे मापा जाता है? छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आप आगे देखिए कि भाई किसी भी पौधे में इसका मान 2 वायुमंडलीय से अधिक नहीं पाया जाता है। इसका अधिकतम दाब कितना हो सकता है? 2 एटमो प्रेशर या 2 वायुमंडलीय दाब, ठीक है? इससे अधिक इसमें नहीं पाया जा सकता है। और 2 वायुमंडलीय दाब जो होता है पौधों में जल को लगभग 20 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाने में प्राप्त है। कि भाई 2 एटीएम जो दाब उत्पन्न होता है ये एक अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों की माने तो ये लगभग आपके जिस पादप की 20 मीटर तक ऊंचाई है उसमें ही जल पहुंचा सकता है। 2 एटमो प्रेशर दाब उत्पन्न होता है। इससे अधिक ऊंचे पादप है उनमें ये नहीं चढ़ा सकता। तो आपको देखो ऊंचे काष्ठीय पौधों के लिए जो कितना दाब की आवश्यकता होती है? 12 एटीएम। जो ऊंचे काष्ठीय, ऊंचे मतलब काष्ठीय मतलब मजबूत, बहुत ज्यादा ऊंचे पादप, उनके लिए कितना दाब चाहिए? कम से कम 12 एटमो प्रेशर दाब चाहिए। जबकि आपके मूल दाब कितना उत्पन्न करता है? आपके 2 एटमो प्रेशर दाब उत्पन्न करता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो किसी भी पौधे में इतना अधिक मूल दाब किसी भी परिस्थिति में नहीं देखा जाता। अधिकतम मूल दाब है वो आपके 2 एटमो प्रेशर। कितना भी लंबा चौड़ा पादप है उसमें मूल दाब कितना रहेगा? 2 एटमो प्रेशर। और जो ऊंचे लंबे पादप है, काष्ठीय पादप है, जो बहुत बड़े पादप है, उनके अंदर कितना चाहिए दाब? 12 एटमो प्रेशर दाब चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि दाब कम होता है। तो ये सिद्धांत क्या सीमित महत्व का है, छोटे पादपों पे ही लागू होता है। बड़े पादप जो काष्ठीय पादप है उनके अंदर ये दाब जो मूल दाब है ये क्या करता है? नहीं पहुंचा सकता, सभी जगह जल को नहीं पहुंचा सकता, पादप के अंदर असर की क्रिया को पूरा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मूल दाब सभी पादपों में नहीं पाया जाता, किसी भी जिम्नोस्पर्म पादप में मूल दाब नहीं पाया जाता। देखो और महत्वपूर्ण बात क्या है कि ध्यान रखना, किसमें? जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी में मूल दाब नहीं पाया जाता, मूल दाब नहीं पाया जाता। तो आप इससे क्या समझे कि भाई ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, सब जगह लागू नहीं हो सकता, कुछ पादपों में लागू होता है। मान लीजिए जिम्नोस्पर्म में मूल दाब उत्पन्न ही नहीं होता तो इसमें कहाँ आपके रसायन की क्रिया होगी? तो मूल दाब से कितना दाब उत्पन्न होता है? 2 एटमो प्रेशर या 2 वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होता है। ये कितने ऊंचाई तक पानी चढ़ा सकता है? 2 एटमो प्रेशर 20 मीटर ऊंचाई तक। जो ऊंचे काष्ठीय पादप है जिम्नोस्पर्म प्लांट से इनमें कितना दाब चाहिए? 12 एटमो प्रेशर, जो कि ये कभी भी किसी भी पादप में इतना उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए सिद्धांत भी क्या है? सीमित सिद्धांत है, ठीक है? ये आगे उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए आपके बुक के अंदर मूल दाब का प्रदर्शन भी किया गया है कि एक ट्यूब लगा के पानी का किस प्रकार से मैनोमीटर से दाब को मापा जाता है, ठीक है? अब आप आगे देख लीजिए, इसको डायग्राम को देख लेते हैं अपन, ये डायग्राम बना लेते हैं कि मूल दाब किस प्रकार से मापा जाता है। इसकी स्थिति को देख लेते हैं, डायग्राम के द्वारा इसको समझ लेते हैं। सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले आपके
एक गमला लिया है, ठीक है। इस गमले को क्या आपके इसके अंदर कोई पादप ऐसे, इसमें अंदर एक पादप का आपके तना ले लिया, ठीक है, और इस तने के ऊपर ऐसे तना ले लिया और यहाँ पे एक ट्यूब लगा ली ऊपर, ठीक है। और ये आपके गमला है, यहाँ लिख देते गमला। और ये आपके क्या है, यहाँ पे तना हो गया, किसी भी पादप को ले लिया, ये एक ट्यूब ले ली, उसके सहायता से फिर क्या किया आपके, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको, देखिए एक मिनट यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, और इस आपके ये पोर्शन से गमले का हो गया, इसमें आपकी तना लग गया और यहाँ पे इसके ऊपर एक ट्यूब लगा दी, ठीक है। और ट्यूब के ऊपर क्या कर दिया से, इसमें एक आपके पकड़ने की सहायता से जल भर लिया, ठीक है। और उसको ऊपर ऐसे बंद करने के लिए कंट्रोल सिस्टम है, एक वॉल सिस्टम है यहाँ पे, जिसके द्वारा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वॉल सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या कर रखा आपने, जल के लिए एक इधर अब इसमें क्या कर दिया, ये आपके इस प्रकार की सूचना होगी। और यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा देते हैं और ये कीप के साथ इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसको कंट्रोल हो गया आपकी ये पोर्शन, और यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा देता हूँ। ये पूरा एकदम डार्क हो जाएगा आपके से, ये मैनोमीटर हो गया ऊपर आपके, जिसके द्वारा आपके मूलदाब को मापा जाता है। और ये स्टैंड, ठीक है। और ये आपके इसके अंदर जल भर देते हैं, और रबर ट्यूब, ये गमला हुआ आपके, तना पादप का। अब इसमें क्या होता है कि तने को काट के रख देंगे गमले में लगा हुआ पादप, तो इसकी वजह से क्या होगा, दाब उत्पन्न होगा, और दाब उत्पन्न होगा तो ये जल जो होता है आपके, ये जल एक प्रेशर उत्पन्न करेगा, जिसके जल से ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ मैनोमीटर के अंदर क्या अंकन होते हैं, जिससे अपन को पता चलता है कि कितना दाब उत्पन्न हुआ, कितना एटमो प्रेशर दाब उत्पन्न हुआ। तो इस आधार पर क्या करते हैं, मूल दाब का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि मूल दाब कितना उत्पन्न हुआ, इसकी कितनी मात्रा है, कितना एक एटमो प्रेशर आया, 2 एटमो प्रेशर आया, या अपन ऐसे कह सकते हैं 1 वायुमंडलीय दाब आया, 2 वायुमंडलीय दाब रिपोर्ट किया गया, इसकी बात होती है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, मूल दाब का पता लगा सकते हैं। ये तना होगा, इस तने के अंदर जैसे क्या होगा आपके जो रबर ट्यूब लगी हुई है, इससे क्या होगा, एकदम जो ऊपर चढ़ेगा इससे दाब उत्पन्न होगा। तो ये आपके मोशन हो गया, ठीक है। तो ये मूल दाब को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ऐसे ही अपने एक बार पढ़ लिया कि एग्जाम में आपको कोई तकलीफ नहीं आए, ठीक है। अब आप आगे देखिए कि तीसरा आपके है भौतिक बल दाब, भौतिक बल दाब सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, किसने दिया, ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। इसमें अपन डिक्सन एंड जोली का जो ससंजन तनाव सिद्धांत है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे। तो भौतिक जो बल दाब सिद्धांत है इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।